हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, के एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया। ऑप्शन नंबर ए है नवसरी में, ऑप्शन नंबर बी है महुआ में, ऑप्शन नंबर सी है समीरपेट में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी रामनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवसारी में। के एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन जो है नवसारी में किया था। बढ़ते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है गोत्र, ऑप्शन नंबर सी है नातेदारी और लास्ट ऑप्शन नंबर डी संयुक्त परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त, विवाह अथवा दत्त कथा पर जो है आधारित होते हैं। बर्गेस और लाक के अनुसार परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद यानी कि दत्तक प्रथा के संबंधों पर जो है आधारित होता है। यह समूह एक गृहस्थी का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यगण पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन की विभिन्न भूमिकाएं जो है अदा करते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार परिवार के लिए जो है एक सामान्य संस्कृत का जो है निर्माण करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, परिवार को इस तरह देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया अस्थायी कार्यात्मक संस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है एक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी एक प्रभावी संघ, लास्ट ऑप्शन नंबर डी एक गौण गण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिवार को अस्थायी कार्यात्मक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विषम लिंगी सहोदरज के बीच विवाह कहाँ मान्य है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी भारत और लास्ट ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण भारत में। विषम लिंगी सहोदरज विवाह का उल्लेख किसने किया था? तो विषम लिंगी सहोदरज विवाह का उल्लेख जो है टायलर ने किया था। किसने किया था? तो टायलर ने किया था। विषमलिंगी सहोदरज यानी कि ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है बहिर्विवाही, ऑप्शन नंबर बी अंतः विवाही, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक, लास्ट ऑप्शन नंबर डी प्रजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहिर्विवाही। गोत्र बहिर्विवाही के समूह का उदाहरण है। हिंदुओं में बहिर्विवाह के निम्न स्वरूप हैं, कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है गोत्र बहिर्विवाह। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सप्रवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सप्रवर बहिर्विवाह तथा तीसरा कौन सा है? तीसरा है सपिंड बहिर्विवाह, ठीक है, तीसरा है सपिंड बहिर्विवाह। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, अंकल शब्द है एक, ऑप्शन नंबर ए है वर्गात्मक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है विरोधाभावी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है विशिष्टात्मक संज्ञा, लास्ट ऑप्शन नंबर डी संकुचित संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्गात्मक संज्ञा, ठीक है। अंकल एक वर्गात्मक संज्ञा है। मार्गन ने नातेदारी के वर्गात्मक एवं वर्णात्मक दो श्रेणियों में बांटा है, ठीक है। मार्गन ने जो है नातेदारी को दो श्रेणियों में बांटा है। वो कौन कौन सी दोनों श्रेणियां हैं? पहला है वर्गात्मक, पहला कौन सा है? पहला है वर्गात्मक तथा दूसरा है वर्णात्मक, ठीक है, दूसरा है वर्णात्मक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मातुल संबंध, ऑप्शन नंबर बी है अनुसंताती संबोधन, ऑप्शन नंबर सी है पितृ संबंध और लास्ट ऑप्शन नंबर डी कुवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुसंताती संबोधन। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधन करता है तो इस व्यवस्था को जो है अनुसंताती संबोधन को जो है कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है। फ्रेंड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज के जो ये रिकॉर्डिंग है पता नहीं क्या हो गया कि आज ये चौथी बार रिकॉर्डिंग है और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 2 बज रहे हैं, सुबह के 2 बज रहे हैं। ठीक है, अभी 2 AM हो रहा है। मैं इतने बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट को जो है प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर कर पाऊँ, जिसकी वजह से मुझे रात को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्रिपेयर करना पड़ता है प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज पहली बार जो मैंने रिकॉर्डिंग की तो उसमें वॉइस ही नहीं आई, वॉइस प्रॉब्लम था। सेकेंड टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पूरा सिस्टम ही एकदम बंद हो गया। ठीक है, तो मतलब मैं पिछले मुझे लग रहा है मैं हाफ 30 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा सिस्टम को क्या हो गया या दिन ही सही नहीं है। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यार आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे से करें। अगर मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने के लिए 2 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए 9 बजे क्या आपने जितना समय दे सकते हैं यार खुद को दीजिए, ताकि जितना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी। ठीक है, और आपको अगर मुझसे कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी नीड हो जिसे मैं फुलफिल कर सकता हूँ तो आप लोग हमसे ज़रूर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पूर्वाभिमुखीकरण परिवार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जिसमें जन्म हुआ हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें विवाह हुआ हो, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें गोद लिया गया है, लास्ट ऑप्शन नंबर डी जिसमें सदस्यता पाना चाहता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिसमें जन्म हुआ हो। ठीक है, व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म हुआ है उसे पूर्वमुखीकरण परिवार या जन्म मूलक परिवार जो है कहा जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता। ऑप्शन नंबर ए 3 पीढ़ियों में, ऑप्शन नंबर बी है 4 पीढ़ियों में, ऑप्शन नंबर सी है 5 पीढ़ियों में, लास्ट ऑप्शन नंबर डी 6 पीढ़ियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 पीढ़ियों में। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर से 5 पीढ़ियों में विवाह की अनुमति जो है नहीं देता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हमें अब इनका जो है आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है हमारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह जो है बेसिकली जो पारित हुआ था 1856 में हुआ था। तो 1856 यहाँ पे है, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मिलान हो जाएगा 1856 से। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। तो 1955 कहाँ है? यहाँ पे है। तो हिंदू विवाह अधिनियम का हो जाएगा डी से। तीसरा दिया गया है विशिष्ट विवाह अधिनियम। तीसरा कौन सा दिया गया है? तीसरा दिया गया है विशिष्ट विवाह अधिनियम। विशिष्ट विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1954 में पारित हुआ था। तो 1954 कहाँ पे? ए नंबर पे। तो यानी कि तीसरा का हो जाएगा ए से। चौथा दिया गया सती विरोधक अधिनियम। सती विरोधक अधिनियम का हो जाएगा ऑप्शन एक ही बचा 1829, यानी कि चौथे का हो जाएगा बी से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है। नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है TN मदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लीला दुबे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रावती करबे के द्वारा, लास्ट ऑप्शन नंबर डी इन आर सेठ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन आर सेठ के द्वारा। TN मदन, लाल दुबे तथा इरावती कर्वे ने नातेदारी संरचना का संबोधन एवं संगठन अध्ययन जो है किया, लेकिन इन आर सेठ का संबंध जो है नातेदारी से नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति पितृवंशी है? ऑप्शन नंबर ए है गारो, ऑप्शन नंबर सी है मलिक्य, ऑप्शन नंबर सी है खासी, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी टोडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोडा जनजाति। टोडा एक
पितृवंशी जनजाति है, जबकि नायर, गारो और खासी जो है ये मातृवंशी जनजाति है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। यहाँ पे कथन ए कह रहा है कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकलती है, और इसका तर्क दिया गया है कि भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प को चुने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह सत्य है कि आधुनिक भारत में विवाह की जो सामाजिक संस्था है बहुत से परिवर्तनों से जो है निकलती है, और भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से तर्क आर अभिकथन ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। परिवर्तन के लिए जो है केवल पश्चिमी प्रभाव ही जो है महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, शिक्षा के व्यापक प्रसार हो गए, स्त्री आंदोलन हो गया, धर्म के प्रभाव में कमी हो गई, रोमांस पर जोर दिया जा रहा है, विवाह संबंधी कानूनों के उदार होने की आदि जो है कारण है जो विवाह का परंपरागत स्वरूप जो है बदल रहा है, तथा उसमें जो है अनेक परिवर्तन जो है आ रहे हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नातेदारी अध्ययनों में सहबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कैथलीन गाफ, ऑप्शन नंबर सी पॉलिन कोलिंडा, ऑप्शन नंबर सी सेलेवी स्ट्रास, ऑप्शन नंबर डी ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी लेवी स्ट्रास। नातेदारी अध्ययनों में सहबंध सिद्धांत सी लेवी स्ट्रास नामक विद्वान के साथ संबद्ध है। सहबंध सिद्धांत या विवाह सिद्धांत यानी कि अलायंस थ्योरी विवाह नियमों अर्थात कौन किसके साथ विवाह कर सकता है और किसके साथ नहीं पर जो है बल देता है। फ्रेंच भाषा में विवाह के लिए अलायंस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। स्ट्रास ने नातेदारी संबंधों में वंश के स्थान पर विवाही संरचनात्मक और संगठनात्मक महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने अपनी प्रख्यात पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में विवाह सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की चर्चा जो है की है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कावेड का सर्वोत्तम वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए पति रोगी यानी कि इनवैलिड का जीवन बिताता है, ऑप्शन नंबर सी है पति पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं, ऑप्शन नंबर सी नातेदारी का व्यवहार या ए किनशिप यूसेज, लास्ट ऑप्शन नंबर डी पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पति रोगी यानी कि इनवैलिड का जीवन बिताता है। कावेड का सर्वोत्तम वर्णन है पति रोगी यानी कि इनवैलिड का जीवन जो है बिताता है। कावेड यानी कि सप्रसविता एक प्रथा है जो कुछ आदिवासी जातियों यानी कि खास करके टोडा तथा खासी में देखने को मिलती है। इस प्रथा में पुरुष को स्त्री के प्रसव काल से संबंधित उन सभी निषेधों एवं क्रियाओं का पालन करना होता है जिसका पालन उसकी पत्नी जो है प्रसव अवस्था में जो है करती है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने परिवार के एक रूप में पुनर्जागरण का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर ए जेपी मर्डॉक ने, ऑप्शन नंबर बी है पीएन प्रभु ने, ऑप्शन नंबर सी एलएच मॉर्गन ने, लास्ट ऑप्शन नंबर डी केएम कपाड़िया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलएच मॉर्गन ने। एलएच मॉर्गन ने परिवार के एक रूप में पुनर्जागरण का वर्गीकरण किया है जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सगी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति होता था तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। मॉर्गन ही एकमात्र आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने मानव परिवार के उद्विकास को योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, और परिवार के उद्विकास को अपने जो है इन्होंने जो है निम्नांकित 5 स्तरों में जो है माना है। कौन कौन से 5 वो हैं? पहला है समृद्ध परिवार। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जो है पुनर्जागरण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पुनर्जागरण परिवार। तीसरा कौन सा है? तीसरा है सिंडेशियन परिवार, सिंडेशमयन परिवार। चौथा कौन सा है? चौथा है पितृसत्तात्मक परिवार, तथा पांचवा है एक विवाही परिवार। समृद्ध परिवार, पुनर्जागरण या समूह परिवार, सिंडेशमियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता। ठीक है, नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक जो है परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की भ्राता भगिनी संतति विवाह यानी कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह के लिए वरीयता दी जाती है, जबकि उत्तर भारत में ऐसे विवाहों की मान्यता जो है नहीं दी गई है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया पितृस्थानिक, ऑप्शन नंबर सी है वैरिलोकल, ऑप्शन नंबर सी मातृस्थानिक, लास्ट ऑप्शन नंबर डी नवस्थानिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पितृस्थानिक। ठीक है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर, ध्यान रखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को पितृस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृस्थानिक कहा जाता है। इसके विपरीत जब विवाहोपरांत यानी कि विवाह होने के बाद पति जो है वह पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? तब उसे जो है मातृ स्थानिक कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मातृ स्थानिक जो परिवार कहा जाता है। और जब परिवार में पति और पत्नी विवाह के बाद ना तो पति पक्ष के लोगों के साथ रह रही हो और ना ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रही हो, वरन जो है अपना अलग से एक नया घर बना कर रहना स्टार्ट कर दिया, रह रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सबसे इंपॉर्टेंट नव स्थानिक परिवार कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे नव स्थानिक परिवार कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने अफ्रीकी जनजातियों यानी कि चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए आर रैडक्लिफ ब्राउन ने। अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक जो है रहे हैं। इन्होंने इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस विषय का अध्यापन जो है किया तथा अध्ययन के लिए तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। ब्राउन ने अफ्रीकी जनजातियों चोकटा तथा ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन जो है किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि सजातीय विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है, और इसका तर्क आर कह रहा है कि अधिकांशतः लोग अपनी जात में ही विवाह करना पसंद करते हैं। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। साथ ही साथ तर्क आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि सजातीय विवाह आज भी जो है भारतीय समाज में प्रचलित हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग अपनी ही जात में जो है विवाह करना पसंद करते हैं। हालांकि विवाह के अन्य स्वरूप भी हैं, जैसे कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, गांधार विवाह, राक्षस विवाह भी था, बट अभी बहुत कम हो गया है। ठीक है, परंतु सामाजिक तौर पर सजातीय विवाह को ही मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए मर्डॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मैकाइबर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वार्नर द्वारा, लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी मार्गन के द्वारा। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यह क्वेश्चन जो है हमने आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस में पूछा था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिया था। और जब आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम ऑलरेडी किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, लेटेस्ट 2-3 प्रैक्टिस सेट के अंदर में होता है, वही क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जो हम ऑलरेडी जो है कवर करवाए होते हैं। तो मैं यही आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग जो है उसका जवाब देंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि देखो आप लोगों का जो क्या कहते हैं जो वैकेंसी है ना वो कभी भी आ सकती है, तो इसके चक्कर में मत रहिए कि कब आपकी वैकेंसी आएगी। आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखें और इतना कोशिश करें कि जब भी हो पेपर, तब आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब दिया था वह दिया था माही पांडे ने, गौरव सिंह ने, राधे श्याम पटेल ने, जितेंद्र कुमार मधेसिया जी ने, ठीक है, और वंदना सिंह ने, राजमीन ने, और
सुनंदा सुनंदा कनौजिया ने, और निधि सिंह ने, पूर्णिमा चौहान ने, मनोज कुमार ने, अनंत सिंह ने, संध्या मिश्रा ने, पूजा कुमारी ने, और मौसम कुमारी ने, सोनी पाल ने और रीना निषाद ने, यानी कि इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो वही जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वार्नर के द्वारा। बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। आज के हमारा लास्ट प्रश्न है, फैमिली शब्द यह फैमुलुआ शब्द से लिया गया है, जो है क्या है। ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी रोमन, लास्ट ऑप्शन नंबर डी स्पेनिश। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको जो है वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें, और अपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।